गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने श्वसन तंत्र कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। क्या रक्त एवं परिसंचरण तंत्र क्या है, इसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, इसमें अपन रक्त परिसंचरण तंत्र अपन ये पढ़ेंगे जो रक्त है ये किन घटकों से मिलकर बना हुआ है, इसमें क्या चीज़ें पाई जाती है, उनका जीवन काल कितना होता है। ठीक है, इनकी बातें करेंगे, कौन से अपने अपने शरीर में क्या क्या योगदान देते हैं, इन सभी के पॉइंट्स की अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा फिर अपने शरीर में रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, जो अपना हार्ट है वो किस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार से अपन इनकी चीज़ें कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में या ब्लड के बारे में। रक्त या जो ब्लड है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनिए आप कि रक्त एक प्रकार का क्या है। पहली चीज, एक नंबर क्वेश्चन आता है, रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। इस चीज का ध्यान रखेंगे। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं कि भाई तरल संयोजी उत्तक इसको कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यही है। इसके अलावा ये मानव जो अन्य पशु है, ठीक है, इनमें आवश्यक पोषक तत्व ऑक्सीजन और कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिकाओं से जो उपापचय अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परिवहन करता है। तो रक्त का कार्य क्या हुआ कि रक्त क्या कार्य करता है? तो रक्त का कार्य है, चाहे मानव हो चाहे पशु हो, ठीक है, मानव व अन्य पशुओं के अंदर, मानव व अन्य पशुओं के अंदर क्या कार्य करता है कि मानव व अन्य पशुओं के अंदर ये क्या करता है, आपके पोषक तत्वों जो आपके भोजन के द्वारा ग्लूकोज बनता है वो है, ऑक्सीजन है, सबका परिवर्तन पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को क्या करता है, आपके कोशिकाओं, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से आपके जो उपापचय पदार्थ है, उपापचय पदार्थों को, ठीक है, कि उपापचय अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ना, उपापचय अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उपापचय अपशिष्ट पदार्थों को तथा उपापचय अपशिष्ट पदार्थ और CO2 को क्या करते हैं, आपके ये परिवहन का कार्य करते हैं। कि उपापचय अपशिष्ट पदार्थ है तथा CO2 का परिवहन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो रक्त का कार्य क्या हो गया? रक्त मानव यानी पशुओं में पोषक तत्व ऑक्सीजन को कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से उपापचय अपशिष्ट पदार्थों तथा CO2 का क्या करता है, ये परिवहन करता है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। ये किसका कार्य हो गया? रक्त का कार्य हो गया। पहले एक नंबर क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। एग्जाम के हिसाब से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद इसका जो पीएच कैसी होती है, तो ये क्षारीय पीएच का होता है, हल्का क्षारीय। ठीक है, हल्का क्षारीय। देखो आपको पता है, पीएच के बारे में बता दूंगा मैं आपको थोड़ा सा। हल्का क्षारीय पीएच का होता है और इसकी पीएच कितनी मानी गई आपके? इसकी पीएच है 7.4। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त की पीएच कितनी होती है, तो 7.4। ध्यान रखेंगे इस चीज का खास तौर से आप। देखिए सुनिए आप, पीएच का मतलब जानते हैं कि जब पीएच स्केल आप पढ़ेंगे, ठीक, जैसे ये बना लेते हैं अपन सिंपल सा, 1 से लेकर 7 और 7 से 14। तो 1 से और 7 के बीच में तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है। मान लीजिए किसी पीएच का मान, जैसे अभी मैंने 1.2, तो ये अम्लीय है। 7 है तो क्षारीय है, और 7 से लेकर 14 के बीच में क्या है? क्षारीय। और 7 पे क्या है? उदासीन, कोई टेस्ट नहीं। ठीक है, उसे कहा जाता है उदासीन। अब मान लीजिए कोई इस तरफ बढ़ेंगे ना, 7 से 5, 6, 5, 4, 3, 2, तो अम्लीयता बढ़ेगी, और इस तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। मान लीजिए किसी पदार्थ की, एक पदार्थ ए है, उसकी पीएच 4 है, एक पदार्थ है जिसकी पीएच 2 है, कौन अधिक अम्लीय है? तो 2 वाला अधिक अम्लीय। तो कहने वाला 7.4 है तो क्या है? हल्का क्षारीय है, क्योंकि उदासीन से बाहर निकला ही है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट्स, अभी तक पढ़ा उसमें से। कार्य तो देखो अभी पढ़ेंगे आगे, बहुत बार इस चीज का जिक्र होगा। लेकिन एक पॉइंट जो मैंने भी आपको बताया कि भाई रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसकी जो आपके
पीएच इतनी होती है तो 7.4 होता है। अब देखिए रक्त का निर्माण कि भाई रक्त अपने शरीर में कहाँ बनता है, रक्त का निर्माण कि भाई रक्त का निर्माण कैसे होता है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई रक्त का निर्माण जो है आपके अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो, क्या कहा जाता है, बोन मेरो कहा जाता है। अस्थि मज्जा क्या होता है कि जो अपने शरीर की हड्डियां होती है उन हड्डियों का सपाट भाग, ऐसे चिपका हुआ भाग होता है हड्डियों का, फ्लैट भाग, उसमें क्या होता है अस्थि मज्जा पाया जाता है और वहां अपने क्या होता है रक्त का निर्माण होता है। उसके अलावा कि भ्रूणीय अवस्था में और जब नवजात अवस्था में होता है बच्चा, भ्रूणीय अवस्था मतलब जब माँ के गर्भ में हो, नवजात में जब बच्चे का जन्म हुआ ही हो, ठीक है, उस समय क्या होता है रक्त निर्माण होता है प्लीहा में होता है। देखिए और अस्थि मज्जा में कौन सा, लाल अस्थि मज्जा ध्यान रखेंगे, रेड बोन मेरो, ठीक है, किसमें, लाल अस्थि मज्जा के अंदर। देख लीजिए इंग्लिश में लिख देता हूं, रेड बोन मेरो, ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखिए कि भाई भ्रूणीय अवस्था की बात करें, वह नवजात अवस्था के अंदर जो आपके रक्त का निर्माण कहाँ होगा, आपके प्लीहा के अंदर होगा, स्प्लीन के अंदर होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई आपके ये तो जो अस्थि मज्जा ये तो वयस्क अवस्था में होता है, और मान लीजिए भ्रूणीय अवस्था में नवजात स्थिति में बच्चा जब बच्चे का जन्म हुआ ही है उस समय उसके अंदर जो आपके रक्त का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा के अंदर होता है। ध्यान रखेंगे, दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, एज ए बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, एज ए जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग। आप आगे फ्यूचर में कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम लेंगे जिसमें जनरल साइंस आती है ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसके अलावा कि एक सामान्य व्यक्ति में कितना रुधिर पाया जाता है, तो सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा जो है आपके, ठीक है, कितनी होती है, 5 लीटर। देखो 5 से 6 लीटर होते हैं लेकिन बुक के अकॉर्डिंग 5 लीटर ही हो गया आपके। इसके अलावा कि रुधिर के क्या होते हैं, मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं कि रुधिर को क्या कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में बांट रखा है। ठीक है, रुधिर को कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में बांट रखा है मुख्य रूप से। अब दोनों भागों की अपन बात करते हैं कि कौन से 2 भाग है, ठीक है। तो रुधिर में देखो एक तो आपके द्रव्य भाग होता है जिससे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। तो रुधिर जो है आपके रक्त है, रुधिर है, ब्लड है, इसके 2 भाग बता रखे हैं, एक प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा जो आपके होता है ये आपके द्रव्य भाग होता है। क्या होता है आपके, द्रव्य भाग। प्लाज्मा क्या हो गया आपके, द्रव्य भाग हो गया। और एक ठोस भाग जो होता है वो किसका बना होता है, केशिका का बना होता है। तो प्लाज्मा का रक्त जो है आपके 55% भाग का निर्माण करता है कि भाई प्लाज्मा जो है कितना प्रतिशत भाग का निर्माण करता है, 55% रक्त के भाग का निर्माण करता है। और इसमें प्लाज्मा की बात करें, ठीक है, अभी क्या पढ़ा कि जो रक्त है आपके 2 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक द्रव्य भाग जो है उसे क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, ठोस भाग होता है जो किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है, कोशिकाओं का। कोशिकाओं भी पढ़ेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी से भी आएंगे, कोशिकाएं आएगी इसमें, ठीक है। कोशिकाएं कौन सी आ जाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये पढ़ेंगे इनके बारे में आगे। तो द्रव्य भाग जो होता है कि आपके रक्त मान लीजिए 100% है, ठीक है, तो 55% भाग किसका बना होगा, प्लाज्मा का बना होगा। और बाकी जो आपके बचा 45% भाग जो होगा वो किसका बना होगा, कि कोशिकाओं का बना होगा। ये तो हो गया इसका आपके निर्माण कैसे होता है। अब देखिए एक और चीज बात कि प्लाज्मा का आपने ज्यादा डिटेल दे नहीं रखा, बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे कि भाई प्लाज्मा का जो 55% भाग जो होता है, ठीक है, इसमें 92% तो जल होता है और 8% क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए आपको थोड़ा समझा देता हूँ आगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अभी तो जो पढ़े हैं सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। क्या पढ़ रहे हैं कि भाई रक्त जो है या ब्लड जो है ये आपके 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक तो प्लाज्मा जो क्या है, द्रव्य भाग है। एक है कोशिकाएं जो आपके रक्त का क्या है, ठोस भाग है, ठीक है। रक्त को आप 100% मानते हैं तो ये आपके 55% भाग ये बनाता है रक्त का, और 45% ये कोशिकाएं बनाती है भाग, ठीक है। अब देखिए कि आपके अब प्लाज्मा में क्या होता है, तो प्लाज्मा में 92% तो क्या होता है, जल, और 8% आपके क्या पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक
तथा अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात होगी कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इस अब देखिए आप सोचो सर 98 तो 55 है, तो इसको मान लीजिए 55% तो रक्त का भाग है। अब प्लाज्मा को मान लीजिए अपन 100% मानते हैं कि प्लाज्मा खुद किससे बना हुआ है, तो प्लाज्मा 100% में 90% तो क्या है, 92% तो जल है, 8% क्या है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो आपकी कोशिकाएं हैं ये 3 होती है। ठीक है, मुख्य रूप से एक आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, एक डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, एक प्लेटलेट से बिम्बाणु। अब इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। तो देखिए आरबीसी के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है, देखिए आरबीसी क्या होता है इसकी बात करते हैं अपन। तो आरबीसी जो है इसको अपन, ये आरबीसी हो गया शॉर्ट में, फुल फॉर्म है लाल रुधिर कोशिकाएं, इंग्लिश में रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये तो हो गया इनकी फुल फॉर्म। अब इनकी बात करते हैं क्या है, इनकी क्या संरचनाएं पाई जाती है। तो ये कुल रक्त का कितना परसेंट बनाती है, 99% बनाती है। क्योंकि कुल रक्त का कितना प्रतिशत बनाती है, 99% क्या बनाती है, ये आपकी संरचना होती है जो बनाती है। इसके बाद में इसकी बात करें अपन कि भाई 99% ये आपकी क्या करती है, भाग बनाती है रक्त का। इन कोशिकाओं में क्या होता है, आपकी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है साहब, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन हो गया। इसके अलावा कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। वे पूछ ले रक्त का रंग लाल क्यों होता है, आपको पता है वैसे भी रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और कि भाई आपके ये कोशिकाएं जो है कौन, आरबीसी जो है, कि ये कोशिकाएं जो है आरबीसी जो है ये क्या होती है, केंद्रक विहीन होती है। केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा कि भाई इनकी आयु की बात करें, औसतन आयु ये 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद वापस बढ़ना शुरू हो जाती है। 120 दिन के अंदर नई आरबीसी बन जाती है। तो 3 पॉइंट है महत्वपूर्ण। ये कुल रक्त का कितना बनाती है, 99% बनाती है। दूसरी चीज कि हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर, जो रक्त का लाल रंग का कारण है, कि रक्त का रंग जो लाल है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। दूसरी चीज कि आरबीसी, इसकी आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आयु कितनी, 120 दिन। ये 4 पॉइंट ही दे रखे हैं आपके, ज्यादा डिटेल में नहीं है तो हम ज्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे। ज्यादा डिटेल में होता जरूर बात करते हैं इसकी। तो ये हो गया आरबीसी के बारे में आपके पूरा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको जितना किताब में दिया उतना ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। बी है आपके डब्ल्यूबीसी, इंग्लिश बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। अब डब्ल्यूबीसी की क्या बात है, किसकी डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं कि ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। देखिए आपको पता है जब अपन ने चौथा चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा, इसमें अपन ने बात की थी प्रतिरक्षा के बारे में कि भाई अपने शरीर के अंदर एक क्षमता पाई जाती है जो बाहर से आने वाले जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कोई भी कण आता है उससे शरीर की सुरक्षा करते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। तो ये प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है कौन, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या हो गया, प्रतिरक्षा प्रदान करना। और आपको मैं चौथा चैप्टर पढ़ा उसमें प्रतिरक्षा का ही था, पूरा डिटेल में पढ़ा था प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, जन्मजात, ठीक है, या आपके अजन्मजात, इन सब की बात अपने कर ली थी। इसके अलावा देखिए कि इनका भी निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। जैसे भी पढ़ा था कि जो अपना रक्त है ये अपने रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है,
लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है WBC का। इसके देखिए बाद में कि इन्हें क्या कहा जाता है, अदर नाम आ गया इनका, कि अन्य नाम क्या है इसका, ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है WBC को, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो ये आपको नाम याद रखना है कि ल्यूकोसाइट किसका नाम है, WBC का है। अब देखिए उसके आगे पॉइंट बात करते हैं कि इन कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वो शॉर्ट में लिख रहा हूँ HB, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, ये आपके एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे कि ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो WBC को कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में। एक जिनमें आपके इन्हें बोलते हैं कणिकाणु, और दूसरी जो है इसे बोलते हैं एक कणिकाणु। WBC को कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में। किसकी उपस्थिति के आधार पर, कणों की उपस्थिति के आधार पर। कण पाए जाते हैं तो कणिकाणु, कण नहीं पाए जाते इनकी सतह पर तो एक कणिकाणु। इंग्लिश में कणिकाणु को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, ये इसका इंग्लिश नाम हो गया। याद है तो अच्छी बात है, नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो इसे बोलते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट। क्या पढ़ा, वापस देख लीजिए एक बार कि WBC है, इसकी फुल फॉर्म हो गई श्वेत कोशिकाएं, जैसे आप बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या कार्य करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा मैंने आपको बताया था, अपने शरीर में एक ऐसी क्षमता पाई जाती है जो बाहरी पदार्थ जब अपने शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उसकी सुरक्षा करता है। निर्माण का होता है WBC का, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। WBC को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। किसके आधार पर, कणों की उपस्थिति के आधार पर। कण पाए जाते हैं तो कणिकाणु, कण नहीं पाए जाते तो एक कणिकाणु। कणिकाणु इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और जो एक कणिकाणु जिसे बोलते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट। यहाँ तक बात होगी। अब आप आगे देखिए कि जो कणिकाणु है, इसके उदाहरण देखो, उसको मिटा देते हैं यहाँ से। कि जो अपने कणिकाणु हैं या ग्रेन्युलोसाइट, इसके कितने भाग होते हैं इसकी बात करते हैं। तो इसके 3 भाग दिए हैं महत्वपूर्ण रूप से। इससे 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इसके देखो 3 भाग है। पहला है न्यूट्रोफिल, ठीक है। दूसरा है आपके इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, ठीक है। और तीसरा है आपके बेसोफिल। ये किसके प्रकार है, WBC के अंदर जो पहला प्रकार पड़ा था कणिकाणु ग्रेनुलोसाइट, उसके 3 प्रकार, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। अब देखो बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी पढ़ते हैं कि न्यूट्रोफिल क्या है। तो देखिए रक्त में न्यूट्रोफिल की संख्या क्या है, संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाए जाते हैं। कि भाई संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक, संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक, ठीक है। और इयोसिनोफिल जो है कि भाई आपकी संख्या की दृष्टि से देखें तो न्यूट्रोफिल जो सबसे ज्यादा क्या है, WBC या श्वेत कणिकाएं, कोशिकाएं होती है। कि WBC में सबसे अधिक संख्या की दृष्टि से देखें तो क्या पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। और आपके कि जो एक कणिकाणु कोशिकाएं जो होती है, इसके क्या है प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट। देखो इतने देर का है, इयोसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में आपको ज्यादा जानकारी दी नहीं है। तो इयोसिनोफिल को न्यूट्रोफिल की देर के इतना ध्यान रखना कि भाई WBC में अपन संख्या की दृष्टि से देखें तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद है कि आगे देर का है, उसकी बात करते हैं। जितना दिया होता है पढ़ेंगे, जैसे भी इयोसिनोफिल पढ़ते हैं तो भी किससे विरंजित होता है, तो ये हो जाता है, कौन कितना प्रतिशत पाया जाता है, इतना है नहीं, तो इसकी बात नहीं करेंगे। ये अगला देखिए, आप बात करते हैं अपन कि जो आपके एक कणिकाणु होते हैं या एक कण कोशिकाएं जो होती है, इसके क्या है 2 प्रकार देखे हैं, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। कि भाई एक कणिकाणु जो है इसके 2 भाग दे रखे हैं, एक तो लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में दे रखा है। तो लिम्फोसाइट जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो बी लिम्फोसाइट,
इसके 3 प्रकार दे रखे हैं, बी लिम्फोसाइट, ये देखो बी लिम्फोसाइट, दूसरा आपके टी लिम्फोसाइट, और चौथा है आपके प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। नेचुरल किलर सेल। बी लिम्फोसाइट पर लिख देता हूं, बी लिम्फोसाइट, ये सेम टी लिम्फोसाइट। ये तो हो गया आपके किसके बारे में? लिम्फोसाइट के बारे में। इसके बाद में देखिए आप कि लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती है। तो ये क्या है कि प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती है। देखिए तो लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं कि लिम्फोसाइट क्या है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली क्या है? प्राथमिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं। यदि एग्जाम में पूछ ले कि वे प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी है, तो क्या लिखोगे आप? लिम्फोसाइट ही होती है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए आगे वापस सुन लीजिए एक बार यहाँ पे कि भाई अपने पढ़ा जो कणिकाणु है इसमें न्यूट्रोफिल है वो सबसे अधिक पाया जाता है। किसकी दृष्टि से? संख्या की दृष्टि से। फिर पढ़ा एक कणिकाणु, उसके 2 भाग होते हैं, एक तो लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होती है 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली क्या है? प्राथमिक कोशिकाएं। अब मोनोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए मोनोसाइट की बात करते हैं कि मोनोसाइट क्या परिपक्व होकर क्या बढ़ती है? आपके महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। कि जो मोनोसाइट है इसमें ये किसमें परिवर्तित हो जाती है? महाभक्षक या आपके मैक्रोफेजेज कोशिका के अंदर परिवर्तित हो जाती है। मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेज कोशिकाएं जो होती है इसके अंदर क्या हो जाती है? बदल जाती है। और मोनोसाइट महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित होकर क्या करती है आपके? कि मोनोसाइट जो महाभक्षक है तथा न्यूट्रोफिल जो है मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं। कि वे तो मोनोसाइट ये क्या कार्य करती है? महाभक्षक कोशिका का कार्य करती है। ठीक है, और आपके इसके अलावा न्यूट्रोफिल है वो मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं। एक तो ये आपके मोनोसाइट, एक न्यूट्रोफिल। ये भी क्या है? महाभक्षक कोशिका की तरह कार्य करती है। महाभक्षक को इंग्लिश बोलते हैं मैक्रोफेज। ध्यान रखेंगे आप। ये आपके होगा, इतना ही दिया हुआ है। वापिस सुन लीजिए एक बार कि भाई मोनोसाइट एक परिवर्तित किस्म होती है आपके महाभक्षक कोशिकाएं, मैक्रोफेज मतलब जो शरीर में आने वाले जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु उनको खाने का कार्य करेंगे, मतलब उनको नष्ट करने का कार्य कौन करेंगे? मोनोसाइट करेगी और न्यूट्रोफिल करते। दोनों ही मैक्रो आपके क्या मैक्रोफेजेज है या महाभक्षक कोशिकाएं होती है। तो महाभक्षक का कार्य क्या हुआ कि जब भी अपने शरीर में जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, आपके कवक कोई भी प्रवेश करता है तो उसको खाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है। और तीसरा आपके रक्त का प्रकार है गया कोशिकाओं में बिंबाणु। बिंबाणु या ऐसे बोला जाता है प्लेटलेट्स इंग्लिश में। बिंबाणु क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, अब बिंबाणु और प्लेटलेट्स जो होता है इसे इन अन्य नाम क्या है? इसको क्या कहा जाता है? आपके थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो अदर नाम क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। बिंबाणु तो इंग्लिश वर्ड है, प्लेटलेट्स बिंबाणु का तो, और थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इसको किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और रक्तकण की संख्या कितनी पाई जाती है आपके? लगभग तो इसकी संख्या होती है आपके करीब 3 लाख पाई जाती है। कि भाई जो बिंबाणु में प्लेटलेट्स होते हैं इनकी संख्या लगभग कितनी पाई जाती है? 3 लाख आपके प्रति घन मिलीमीटर में पाई जाती है। ठीक है, 3 लाख प्रति क्या पाई जाती है? घन मिलीमीटर पाई जाती है। ठीक है, अपने शरीर में 3 लाख से आपके कम है। ठीक है, तो ये आपके संकेत गलत है। विमाणु संख्या जब आपको पता है डेंगू रोग जब होता है तो विमाणु संख्या कम होती है, 50,000 10,000 तक आ जाती है। तो विमाणु संख्या कितनी पाई जाती है? 3 लाख पाई जाती है स्वस्थ आपके स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। और इसका जो जीवन काल है
ठीक है, जीवन काल जो है मात्र ये 10 दिन के अंदर वापस बनने लग जाती है। 10 दिन के अंदर इसका क्या हो जाता है, पुनः निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये कार्य क्या करती है, तो इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना, ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है रक्त का थक्का क्या होता है, आपको समझाता हूं मैं। रक्त का थक्का बनाना, और इसमें ये भी क्या है, केंद्रक विहीन कोशिकाएं, इसमें भी क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी केंद्रक विहीन है, सॉरी आरबीसी और प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये हो गई इनकी बात कि भैया किस प्रकार से ये कार्य करती है। देखो सुनिए, रक्त का थक्का क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखो, जब भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसके शरीर से रक्त निकलता है, कुछ समय बाद अपन देखते हैं रक्त अपना आप रुक जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं रक्त का थक्का बनना। और ये जरूरी प्रोसेस है। मान ली किसी का चोट लगी, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो शरीर से क्या होता है, रक्त लगातार निकलता रहेगा और उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो शरीर में क्या है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बिम्बाणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट के द्वारा किया जाता है। ये केंद्रक विहीन है। इनकी संख्या कितनी पाई जाती है आपके शरीर में, कम से कम इनके शरीर में संख्या पाई जाती है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। और जीवन काल कितना होता है इनका, आपके जीवन काल 10 दिन का होता है। 10 दिन वापस ये बनने लग जाती है। आपने मान ली किसी को प्लेटलेट्स डोनेट किया है तो 10 दिन के बाद आप वापस किसी को डोनेट कर सकते हैं, ये बन जाती है। और रक्त का थक्का बनाना इसका मुख्य कार्य है। और रक्त का थक्का किसमें नहीं बनता है, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जो चोट लगेगी उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, लगातार उसके शरीर से क्या रहेगा, रक्त निकलता रहेगा। और जबकि रक्त का थक्का बनना एक सामान्य प्रोसेस है। यदि रक्त का थक्का नहीं बनता है तो व्यक्ति किससे ग्रसित होता है, आपके हीमोफीलिया से ग्रसित होता है। अब ये प्रोसेस हो गया आपके कि भाई रक्त क्या होता है, रक्त कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये पूरी जानकारी हो गई कि भाई अपन ने सबसे पहले पढ़ा रक्त क्या होता है। तो रक्त के बारे में पढ़ा, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि रक्त जो है क्या कार्य करता है, तो जंतुओं में, मानव में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन इनको पहुंचाने का कार्य करता है। और कोशिका तक पहुंचाता है, और कोशिकाओं से वापस जो अपशिष्ट पदार्थ है, उपापचय प्रक्रियाओं के द्वारा निकलने वाले, इनको आपके क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। उसके बाद पढ़ा कि रक्त जो है, रक्त का निर्माण आपके वयस्क अवस्था में अस्थि में, लाल अस्थि मज्जा में होता है। फिर अपन ने पढ़ा कि रक्त का जो है आपके शिशु अवस्था या नवजात स्थिति में कहाँ होता है, प्लीहा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। ये बात होगी। फिर अपने पढ़ा रक्त जो है 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा से जो द्रवीय पदार्थ है, लिपिड पदार्थ है, और एक आपके किससे होता है, ठोस पदार्थ जो आपके रक्त कोशिकाएं हैं। और आपके जो रक्त कोशिका, आपके प्लाज्मा जो होती है वो आपके रक्त का 55% भाग का निर्माण करती है, और कोशिकाएं 45% भाग का निर्माण करती है। फिर पढ़ा प्लाज्मा कोशिका जो होती है उसमें आपके 92% क्या होता है, जल होता है, और 8% क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये अपने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा अपने आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी में क्या है, ये आपके रक्त कोशिकाओं का 99% बनाती है। उसके बाद पढ़ा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। ये अपन इसके बारे में बात की। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। फिर अभी अपने डब्ल्यूबीसी की बात की थी कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कि डब्ल्यूबीसी जो आपको प्रत्यक्ष कार्य करती है, ल्यूकोसाइट इसका अदर नाम है। उसके बाद पढ़ा इसमें ये रंगहीन होती है। उसके बाद आपने पढ़ा इसको 2 भागों में बांट रखा है, कणिकाणु और एकणिकाणु। एक कणिकाणु थे उसको 3 भागों पढ़ा था, न्यूट्रोफिल्स, आपके बेसोफिल और इओसिनोफिल। उसके बाद आपने पढ़ा न्यूट्रोफिल सबसे अधिक पाए जाते हैं संख्या की दृष्टि से। फिर पढ़ा आपने एक कणिकाणु 2 प्रकार होते हैं, मोनोसाइट और आपके लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 3 पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और आपके प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। उसके बाद आपने पढ़ा मोनोसाइट जो आपके मैक्रोफेज के अंदर बदल जाती है, और न्यूट्रोफिल है ये भी आपके मैक्रोफेज का कार्य करती है। इसके बाद पढ़ा विमाणु में प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आपके केंद्र विभिन्न कोशिकाएं, जीवन काल 10 दिन का होता है, और रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। ये सभी जानकारी हो गई आपके। बाकी जो है नेक्स्ट रक्त का कार्य आगे संरचना है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।